एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि काइनेटिक्स जो है वो मैं बता दी थी कैसे क्या करना है। देखो, एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किया है, थर्ड टॉपिक है आपका एंजाइम इनहिबिशन। क्योंकि जो यूनिट 5 है ना, मैं इसीलिए यूनिट 5 को लेकर चल रही हूँ पहले, जिससे कि आप लोग को ये चीज़ जल्दी से क्लियर हो जाए और आप इसका नोट्स बना करके अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यूनिट 5 में देखो एक चीज़ है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वो एंजाइम इनहिबिशन। देखो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो होता है क्या, एंजाइम इनहिबिटर, और एक होता है एंजाइम इंडक्शन। ठीक है, तो इस अगर डिफरेंस देखो तो इनहिबिशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को इनहिबिट करना, और इंडक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। इतना समझ आ रहा है? इंडक्शन मतलब बढ़ाना और इनहिबिशन मतलब घटाना। ठीक है, अब एंजाइम इनहिबिशन यानी हम अभी तक क्या कर रहे हैं, एंजाइम है उससे हमारा क्या है, सबस्ट्रेट जो है वो आके बाइंड करता है। देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, देखो ये हमारा क्या होता है, मान लो एंजाइम है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये एंजाइम की एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट मतलब क्या होता है, वो साइट जहाँ पे हमारा एंजाइम में जो सबस्ट्रेट होता है वो आकर के बाइंड करता है। ये एंजाइम हो गया। लॉक इन की आप लोग देखोगे, जैसे कोई ताला होता है, ठीक है, लॉक ताला, उसमें हमारी सिर्फ वही चाबी फिट होती है जो उसके लिए बनी होती है। ठीक है, ऐसे हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो जाके उसी एंजाइम से बाइंड होता है जिस पार्ट के पे वो बना होता है। तो जाके जिस पार्ट से वो बाइंड होता है उसको कौन सी साइट कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंजाइम हो गया। ये हमारी क्या हो गई, एक्टिव साइट हो गई, यानी जहाँ से हमारा जाकर जिस साइट पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा वो एक्टिव साइट होती है। तो कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम रिप्रेजेंट एज ए स्मॉल रीजन एट विच सबस्ट्रेट बाइंड टू एंड पार्टिसिपेट इन कैटालिसिस। यानी एक्टिव साइट जो होती है किसी भी एंजाइम की, वो रिप्रेजेंट करती है स्मॉल रीजन। कहाँ का स्मॉल रीजन, एंजाइम में ही एक स्मॉल रीजन होता है। रीजन मतलब क्षेत्र, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक स्मॉल रीजन है। ठीक है, स्मॉल रीजन एट विच, जहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है एंड पार्टिसिपेट करता है कैटालिसिस में। ठीक है, कैटालिसिस मतलब जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है उसको कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसमें सबसे पहले एंजाइम इनहिबिशन की। तो एक्चुअली एंजाइम इनहिबिशन होता क्या है, अगर देखा जाए नॉर्मली भाषा में, एंजाइम इनहिबिशन यानी हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है अभी नॉर्मली, लेकिन अब हमारा सबस्ट्रेट की जगह कुछ और आके बाइंड कर दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो गई है। इतना समझ आया? यानी एंजाइम का मेन फंक्शन क्या था, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। यानी कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है, तो अगर एंजाइम कोई अच्छा सा मतलब ऐसा पार्टिसिपेट करता है तो वो रिएक्शन कितनी देर में हो जाएगी, वो रिएक्शन हो जाएगी हमारी कितनी देर में, 5 मिनट में। लेकिन अब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे यही आ रहा है कि वो एंजाइम इनहिबिशन हो रहा है, यानी एंजाइम इनहिबिटर यानी कोई इनहिबिटर आ रहा है जो कि उस एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहा है। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिटर इज डिफाइंड एज सब्सटेंस विच बाइंड विथ एंजाइम, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या करता है, बाइंड करता है एंजाइम से, एंड डिक्रीज इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम। और उस मतलब जो एंजाइम से बाइंड करेगा, ऑब्वियसली जिससे बाइंड करेगा उसी की एक्टिविटी जो होगा कम करेगा, तो उस एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। मान लो जैसे कहते हैं नेगेटिव पीपल हमारी लाइफ में, मगर मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, पर जैसे हम कहते हैं, हम मान लो बहुत ही प्योर हैं। ठीक है, प्योर द मीन्स हम बहुत मतलब सब कुछ सही सोचते हैं, और मतलब ऐसा रहता है कि चलो ठीक है, कोई कुछ किया भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मान लो अगर हुआ। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में भी कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम बहुत कुछ गलत कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम ना चाहते हुए भी कभी कभी, और वो हमारे मन को पता होता है कि हम गलत कर दिए, तो वही इनहिबिटर यानी कुछ ऐसे थॉट्स जो हमारी चीज़ों को ख़राब कर दें, यानी हमारा मन जितना अच्छा था हम उसको ख़राब करके ख़राब हो गई हैं, तो वो इनहिबिट हो गया ना। यानी वो जो नेगेटिव थॉट है वो क्या है, इनहिबिटर है एक हिसाब से हमारे मन के लिए, तो उसको कहेंगे मन इनहिबिटर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी। ठीक है, तो उसको कहेंगे एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, देखो अब टाइप्स है आपके मेनली जो एग्जाम्स में पूछता है वो यही पूछता है, टाइप्स ऑफ इट। तो आपको मैं बताऊँ 3 तरह के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर, जिसमें होता है कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। एक होता है इररिवर्सिबल इनहिबिटर, और एक हमारा क्या होता है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, समझ आया? कौन कौन से, रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल और एलोस्टेरिक, ये 3 तरह के होते हैं इनहिबिटर होते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। अच्छा, रिवर्सिबल का मतलब समझते हो क्या होता है? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब होता है जो वापस से अपनी उस जगह पे आ जाए। मान लो कोई दोस्त है, ठीक है, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, लेकिन किसी वजह से आपकी और उसकी, भगवान ना करे, पर किसी वजह से आपकी और उसकी क्या हो गई है, लड़ाई हो गई है। क्योंकि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, तो ये बहुत ज़्यादा 99% चांस है कि वो वापस से आपसे बोलने लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल फाइट, ऐसा बोल सकते हैं ना।
ऐसे बोल सकते हैं। पर अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है और आपसे कभी हो गई, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी उससे बात होना हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल फाइट। यानी हमारी उससे बात अब वापस से कभी नहीं, यानी जो चीज़ वापस से हो जाए उसको रिवर्सिबल, यानी इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दोस्ती के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, मतलब ऐसे वाले बॉन्ड होने चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड कभी नहीं होना चाहिए। कोवैलेंट हमेशा इरिवर्सिबल है, यानी इतना टाइट होता है ना वो कोवैलेंट बॉन्ड, वो इरिवर्सिबल होता है, वो कभी वापस नहीं आती चीज़ें, ठीक है। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर, मैं बहुत ज़्यादा लाइफ के एग्जांपल दे रही हूँ, पर ऐसे ये क्या होता है, मैं इसलिए एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोग को समझ आएंगी बहुत ईजिली, दैट्स वाई आई ऑलवेज गिव दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। सो इनहिबिटर बाइंड नॉन कोवैलेंटली विथ एंजाइम। तो ये जो इनहिबिटर होते हैं, पहली चीज़ वो कैसे बाइंड होते हैं, नॉन कोवैलेंटली। तो कैसे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, वॉन्डर वॉल फोर्स से, जो तुम्हारे इस मतलब लेस वीक वाले फोर्स होते हैं उससे बाइंड होते हैं, ठीक है। और एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड इफ द इनहिबिटर, अगर हमारा इनहिबिटर जो है हम रिमूव कर दें, ठीक है। मान लो हमारा ये एंजाइम है, ठीक है, हम एंजाइम से हमारा जो इनहिबिटर बाइंड अगर वो हम लोग रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा वापस से वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई इज कॉल्ड द रिवर्सिबल इनहिबिशन। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल इनहिबिशन जो होता है ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। अच्छा, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होता है, चलो देखते हैं। पहला हमारा क्या है, कॉम्पिटेटिव। तो कॉम्पिटेटिव मतलब क्या है, इनहिबिटर compete विथ सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू एक्टिव साइट। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना ये चीज़, एक मिनट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया था, ये हमारी एक्टिव साइट होती है एंजाइम की। अब हमारा सबस्ट्रेट आके इससे बाइंड करता है, लेकिन अगर मान लो हमारा इनहिबिटर आ गया और इनहिबिटर का कंसंट्रेशन हमारा, मतलब कंसंट्रेशन मतलब मान लो कि सबस्ट्रेट 4 ही है और इनहिबिटर 6 या 7 है, ठीक है। तो अब 6-7 इनहिबिटर, यानी इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई सबस्ट्रेट से, वो जल्दी आकर के इससे बाइंड करेगा, ठीक है, वो ज़्यादा इससे आके बाइंड करेगा, जिसकी वजह से हमारा एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। समझ आ रहा है, चलो इसको एग्जांपल के साथ मैं दिखाती हूँ। और हाँ, कॉम्पिटेटिव इन और जो नॉन कॉम्पिटेटिव है इसमें प्लॉट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ना आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछता है कि आपकी KM वैल्यू क्या हुई, घटी की बढ़ी, Vmax घटी की बढ़ी, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव में। सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे मैंने बताया ना कि कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, वो हमारा जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट से ही कॉम्पीट करने लगता है, यानी कॉम्पिटिशन करने लगता है एक्टिव साइट के लिए। यानी वो कहेगा, जो सब इनहिबिटर आएगा वो कहेगा मुझे बाइंड होना है एक्टिव साइट पे, और सबस्ट्रेट को हटा देगा, जिससे एंजाइम हमारा इनहिबिट हो जाएगा, तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। इतना आया। तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बट डज नॉट अंडरगो एनी कैटालिसिस, मतलब कोई भी जो कैटालिसिस की प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, एंजाइम है और सबस्ट्रेट है। अब देखो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर उससे वो जब हमारा टूटता है तो एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ये तो हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती है। पर अगर हमारा क्या हो गया, इनहिबिटर आ गया, तो अब इनहिबिटर क्या करेगा, तो सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो इनहिबिटर बाइंड होगा। तो अगर एंजाइम से इनहिबिटर बाइंड हो गया तो हमारा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तब तो ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। पर अगर हमारा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। या बनेगा तो बहुत धीरे, वैसे मोस्टली होता है कि प्रोसेस नहीं हो पाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव कंसंट्रेशन, मतलब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा लिखा है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन एंड एफिनिटी। एफिनिटी मतलब मैंने बताया था कि बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कितना जल्दी हमारा सबस्ट्रेट बाइंड हो पा रहा है या हमारा इनहिबिटर बाइंड हो पा रहा है, और एक कंसंट्रेशन पे ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। इसमें मतलब ये क्या कह रहा है, देखो बताती हूँ। देखो मान लो क्या है, तुम्हारी दो चीज़ें हैं, एक होता है कंसंट्रेशन और दूसरा क्या होता है, एक क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन और एक क्या होता है अफिनिटी, ठीक है। अफिनिटी मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी। अगर मान लो कंसंट्रेशन हमारी सबस्ट्रेट की ज़्यादा है तो हमारा सबस्ट्रेट ज़्यादा बाइंड होगा, और एफिनिटी भी सबस्ट्रेट की ज़्यादा है, मान लो सबस्ट्रेट। लेकिन अगर वही हमारा इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सबस्ट्रेट नहीं बाइंड हो पाएगा और इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वही चीज़ है, कुछ नहीं है ना। तो इसमें एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये प्लॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लॉट देखो, आप लोगों को मैं सिंपल वाला प्लॉट वहाँ पे दिखाई थी जो इसके पहले का वीडियो था काइनेटिक में। उसमें होता क्या था, यहाँ हमारे नीचे सबस्ट्रेट होता है, ये कौन सी एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल होती है वो वाई, ये हमारी क्या होती है हॉरिजेंटल होती है, एक्स हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, जो लाइट मतलब कि जो हमारी अर्थ के साइड से होती है वो एक्स होती है, मतलब ये कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल, और हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है वाई होती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, समझना ध्यान से, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। देखो
इसकी वी मैक्स ये होती है, यानी वेलोसिटी होता है वी मैक्स, और वी मैक्स का आधा क्या होता है, हाफ वी मैक्स। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, हाफ वी मैक्स, है ना। अब देखो ये क्या होता है, ये के एम वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाली जो हमारी होती है वो नेचुरल के एम वैल्यू होती है, मतलब नॉर्मल। लेकिन हमारा कॉम्पिटेटिव इनिबिटर में क्या होता है, ये के एम वैल्यू जो होती है वो यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। और जो हमारी, लेकिन जो हमारा वी मैक्स होता है, ये वी मैक्स होगा, वी मैक्स देखो वहीं तक गया। और हमारा कॉम्पिटेटिव जो ये मतलब ये ब्लैक वाला नॉर्मल था, ये कॉम्पिटेटिव इनिबिटर जो है, इनिबिटर की वजह से आई प्लस आई, इसकी वजह से हमारा वी मैक्स देखो तब भी वहीं तक गया। मतलब नॉर्मल वी मैक्स यहाँ तक बढ़ सकता था लेकिन नहीं बढ़ा। वी मैक्स क्या है हमारा, देखो बराबर है लेकिन के एम की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसमें यही होता है, ये आपको प्लॉट बना के बताना है, ये लाइन ऐसे लिखनी है कि इन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर के एम वैल्यू इंक्रीज और वी मैक्स रिमेन अनचेंज, ठीक है। यानी के एम वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, और जबकि वी मैक्स क्या होता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके एग्जांपल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी जल्दी एकदम अच्छे से बताने वाली है। देखो सबसे पहला हमारा है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड सबस्ट्रेट होता है और ये बाइंड करता है किस पे, एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, और हमारा सक्सिनिक एसिड जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है और जाके इससे बाइंड करेगा। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड, इनका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखोगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम सक्सिनिक एसिड की तरह होता है। मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सक्सिनिक एसिड की तरह होता है, ऑक्जेलिक का भी। तो ये क्या करते हैं ना, जा करके compete करेंगे सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए, यानी ये कहेगा कि नहीं मुझे इस एंजाइम से बाइंड होना है, और क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा रेट को, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को। नेक्स्ट हमारा होता है मेथेनॉल। अच्छा मैं आप लोग चीज़ बताऊँ, मेथेनॉल पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब इंसान ना कभी कभी मेथेनॉल अगर खा ले तो उसको ब्लाइंडनेस, जिसका एडवर्स इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा ब्लाइंडनेस, यानी वो अंधा हो जाता है। तो हमारा मेथेनॉल पॉइजनिंग में क्या होता है, पॉइजनिंग मतलब मेथेनॉल खा लेने से जो जहर फैला है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग को एथेनॉल देते हैं। तो वो कैसे काम करता है, ये देखो, मेथेनॉल जो होता है वो वर्क करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पे, जिसे एडीएच भी बोलते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब हमारा जो एथेनॉल होता है वो हमारा क्या करेगा, कंपीट करेगा मेथेनॉल के साथ कि हम मुझे बाइंड होना है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में, ठीक है। ये सबस्ट्रेट इनहिबिटर ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या होगा, एथेनॉल जो होगा वो जाकर के अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से बाइंड करेगा और जो मेथेनॉल की पॉइजनिंग हुई है उसको ठीक करेगा। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा है हाइपोजेंथीन, जेंथीन दो बोल सकते हैं, हाइपोजेंथीन जेंथीन इसका पूरा नाम होता है। और यहाँ पे इनिबिटर क्या है, एलोप्यूरिनॉल और जेंथीन। देखो होता क्या है, हाइपोजेंथीन जो होता है ना, ये बाइंड करता है जब जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम से, मतलब बाइंड क्या करता है जब ये वर्क करता है तो जेंथीन ऑक्सीडेज से बाइंड करता है, और ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में यूरेट होते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसमें आप लोग गाउट वगैरह देखने को मिलेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। अब एलोप्यूरिनॉल एक दवाई होती है, जैसे आप लोग मेडिसिन ड्रग कुछ भी बोलिए, तो ड्रग होती है, वो मेनली क्या करती है, जो जेंथीन ऑक्सीडेज है उससे बाइंड करेगी और हाइपोजेंथीन को नहीं बाइंड होने देगी, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है हाइपोजेंथीन की वजह से, अब वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो गाउट जैसी जो प्रॉब्लम होती है बॉडी में, गाउट रेमेडी, ये सब जो जाएगी कम हो जाएगी। आया समझ में। सक्सिनिक एसिड क्या है, सबस्ट्रेट है, इनिबिटर यानी ये है, ये इससे इसकी जगह पर बाइंड करेगा और इस एंजाइम से बाइंड करेगा। मेथेनॉल एथेनॉल जो होता है ये इनिबिटर होता है और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से बाइंड करेगा, और हाइपोजेंथीन में हमारा एलोपेरिनॉल, ठीक है। और नहीं समझ आ रहा है तो एक बार वापस से वीडियो खोल के देख लीजिएगा, आप लोग को मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड हमारा क्या था, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल ही पढ़ रहे हैं ना, इरिवर्सिबल पे अभी नहीं गए, रिवर्सिबल। देखो सेकंड हमारा है नॉन कॉम्पिटेटिव। अब नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, एक मिनट, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, देखो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर है, ये हमारा क्या है, मेनली एंजाइम है, समझ आ रहा है, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, और ये सबस्ट्रेट है, ये कॉम्पिटेटिव इनिबिटर है। अब देखो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर जो है, अगर इसका बाइंडिंग कैपेसिटी और कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट से ज़्यादा है तो वो आकर के क्या करेगा, एक्टिव साइट पे ही बाइंड कर रहा है, तभी इसको कॉम्पिटेटिव कह रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिव साइट जो है उसी के लिए झगड़ा कर रहा है। मान लो घर में झूले हैं, ठीक है, एक घर में मतलब कोई घर है उसमें एक ही झूला है। अब जब एक ही झूला है और घर में बच्चे छोटे दो हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो बच्चे दोनों एक ही झूले के लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन अगर एक झूला और ला दिया जाए तो हो सकता है दूसरा बच्चा उसमें चला जाए, समझ रहे हो बात, तो लड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो नॉन कॉम्पिटेटिव हो गया। लेकिन कॉम्पिटेटिव यानी एग्जाम के फॉर्म एक ही आ रहे हैं, वैकेंसी एक ही है और बहुत इतने सारे लोग रहे हैं फॉर्म, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन एग्जाम इसीलिए कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव में देखो क्या हो रहा है, एक्टिव साइट है और एंजाइम है, ये क्या है, मेनली अदर साइट है, समझ रहे हो, ये अदर साइट है। अब क्या हो रहा है कि ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है और ये इनिबिटर है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लो इनिबिटर, एक तो ये बहुत ज़्यादा
ठीक है, ये क्या है, इनहिबिटर है। अब ये देखो इनहिबिटर हो सकता है इस अदर साइड पे बाइंड कर जाए और ये हमारे सबस्ट्रेट इस पे बाइंड कर जाएगा। तो इनहिबिटर अगर इस पे बाइंड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। आया समझ में, कितने अच्छे से बता दी, मतलब गुड सरल। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ गया, समझ आ गया। तो ये क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो इसमें देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव की डेफिनेशन। सो देखो, द इनहिबिटर्स बाइंड एट द साइट अदर देन द एक्टिव साइट इन द एंजाइम सरफेस। और इनहिबिटर जो होते हैं एंड सबस्ट्रेट, ये क्या होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं, यानी सेम दिखते भी नहीं है, बहुत डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चरली भी। ठीक है, तो इनहिबिटर जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बाइंड करते हैं विद एन एंजाइम एज वेल एज, मतलब एंजाइम से बाइंड करते हैं और साथ में किससे बाइंड करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, देखो उसमें क्या था, हमारा सिर्फ एंजाइम जो था उससे बाइंड कर रहा था, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारा इनहिबिटर नहीं बाइंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा ये है एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कि क्या होता है ये रिवर्सिबल होती है। लेकिन अगर एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये हमारा एंजाइम अपना जैसा है वैसा चला जाता है और हमारा क्या बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ हमारा ये इनहिबिटर बाइंड किया तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स और सबस्ट्रेट अलग हो गया। और ये अगर इससे बाइंड करेगा तो तीनों एक साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके प्लॉटिंग में क्या डिफरेंस आता है। देखो प्लॉटिंग में होता क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें Km वैल्यू देखो हमारी नेचुरल जितनी थी उतनी दूसरी वाली भी है, समझ आ रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे Vmax के साथ क्या हो रहा है, देखो Vmax क्या हो रहा है, ये यहाँ तक मतलब पहला वाला है और दूसरा वाला देखो बढ़ रहा है कि नहीं, यानी इसमें हमारा Km जो होता है वो हमारा क्या रहता है, अनचेंज रहता है। इसीलिए लिखा है इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर Km वैल्यू अनचेंज एंड Vmax वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, Vmax क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इतना समझ आया, तो इतना समझ आ गया कि एम वैल्यू क्या रहती है, इसमें अनचेंज रहती है और Vmax वैल्यू क्या रहती है, वो लोअर रहती है, कम रहती है। इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा है, हैवी मेटल्स। जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि हमारा क्या होता है, लेड होता है, मरकरी होता है और क्या होता है, एजी होता है, मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, ये मेनली क्या करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं एंजाइम को बाय बाइंडिंग विद द सिस्टीनिल सल्फाहाइड्रल ग्रुप। यानी देखो ये हमारा एंजाइम है, इसमें हमारा एसएच ग्रुप यानी सिस्टीनिल सल्फाहाइड्रल ग्रुप होता है और ये हमारा Hg2+ है। ये क्या करेगा, मेनली इससे बाइंड करेगा और ES के साथ हमारा क्या हो जाएगा, Hg2+ बन जाएगा और एक H जो होगा ये H+ है, ये है ना S का H, ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मेनली नॉन कॉम्पिटेटिव होता है, यानी ये नॉर्मल जाकर के बाइंड करता है पर अलग साइड पर बाइंड करता है, जो एक्टिव साइट होती है उस पर बाइंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रिवर्सिबल टाइप के। अगर आप लोग को लिखना हो, क्योंकि अगर आप देखो ये ना हमेशा से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 7 नंबर का हर बार पूछा जाता है, इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ऐसे बता रही हूँ कि आपको पूरे मार्क्स मिलें, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्सिबल। अब देखते हैं हम इरिवर्सिबल। देखो इरिवर्सिबल मतलब क्या है कि अब कोई चीज़ किसी से बाइंड हुई है लेकिन वो वापस से नहीं, अगर मान लो हम लोग कंसनट्रेशन उसकी कम भी कर दें या फिर कुछ और करें, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, लेकिन वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो एक बार हो गया वो हो गया, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब तुम कहते नहीं वो मतलब नॉर्मली कि एक बार किसी की नज़र से उतरे तो उतर गए, वापस से कोई मतलब नहीं है, वैसा वाला, ज़्यादा ही बोल देते है ना, वैसा वाला होगा। ठीक है, तो ये हो गया इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो देखो मेनली क्या होता है, इनहिबिशन बाइंड टू कोवैलेंटली, इसमें कोवैलेंटली मैंने वहाँ पे क्या था, नॉन कोवैलेंट था, यहाँ कोवैलेंटली बाइंड करता है विद एन एंजाइम एंड इनएक्टिवेट देम विद विच इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, उसको क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है एंजाइम को। और जो ये इनहिबिटर होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए होते हैं, जो पॉइजन होते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या है इसका, मेलाथियोन, ये क्या होता है, एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड होता है, मतलब ये मेनली एक टॉक्सिक है, मान लो कोई पॉइजन है। ठीक है, ये क्या करता है, मेनली जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, आप लोग को सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक जो था वहाँ पे, तो इसमें जो कोलिनर्जिक सिस्टम था ना, यानी कि सॉरी, जो पैरासिम्पैथिक में कोलिनर्जिक सिस्टम था, मेनली क्या था, ब्लॉक करता था एक्टिविटी ऑफ द एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। यानी ये क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज था, अच्छा एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का मेन फंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो मान लो क्या है, एक होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, ये क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन होता है उसको ब्रेक करता है एसिटेट प्लस कोलिन में, यानी इसी को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं।
ठीक है। तो हमारा मेनली क्या होता है, एसिटाइल एस्ट्रेज एंजाइम होता है जो कि एसिटाइल कोलिन जो होता है उसको तोड़ता है एसिटेट और कोलिन में। और ये जो मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा जो ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है ये तोड़ता है एसिटाइल कोलिन को, लेकिन अब ये तोड़ नहीं पाएगा एसिटाइल कोलिन को क्योंकि वो मेलाथियोन उसको ब्लॉक कर दिया है। अब क्या होगा, इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगी ऑफ द वाइटल बॉडी फंक्शन। वाइटल मतलब जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये मेनली वाइटल बॉडी फंक्शन होते हैं। तो उनमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी क्योंकि हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो टूटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा हमारा एसिटाइल कोलिन बनने लगेगा बॉडी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसीलिए जो मेलाथियोन होता है ना ये एंटी कोलिनेस्ट्रेज में आता है क्योंकि क्या कर देता है, ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है उसको तोड़ नहीं पाता। आया समझ में। मेलाथियोन एक क्या है, पॉइजन है, और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एक एंजाइम है। मेलाथियोन जो होता है ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी को, क्योंकि वहाँ पे इनिबिटर है ना, ये जाके वहाँ आपको वैलेंटली बाइंड करेगा और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी को कम कर देगा। अब एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का काम था कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है एसीटेट और कोलिन में। अब जब हमारा एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी कम हो गई है मेलाथियोन की वजह से, तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या होगा, वो टूट नहीं पाएगा, यानी एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को तोड़ नहीं पाएगा, एसिटाइल कोलिन को तोड़ नहीं पाएगा एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, क्योंकि इसकी एक्टिविटी कम हो गई है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ने लगेगा और वाइटर पैरालिसिस हो जाएगा। इतना समझ आया। नेक्स्ट हमारा है फ्लूराइड और साइनाइड। ठीक है, दो है ये, याद रखिएगा, अकेला नहीं है, ये अलग अलग हैं दो। एक फ्लूराइड होता है, आप लोग को मैंने ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था। ग्लाइकोलिसिस में क्या था, एक एंजाइम होता है इनोलेज, तो उसको फ्लूराइड जो होता है वही इनिबिट कर देता है कोवैलेंटली, जिसकी वजह से हमारी ग्लाइकोलिसिस इनिबिट हो जाती है। मैंने फ्लूराइड का एग्जांपल इसीलिए ले लिया है कि आप लिंक कर सको ग्लाइकोलिसिस से उसे। एक हमारा साइनाइड, ये इनिबिट कर देता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो होती है वो भी क्या हो जाती है, इनिबिट हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं एलोस्टेरिक इनिबिशन की। एलोस्टेरिक इनिबिशन में क्या होता है, सम ऑफ एंजाइम पॉसेस एडिशनल डिग्री नोन एज एलोस्टेरिक साइट। मतलब कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, पॉसेस मतलब रखते हैं एडिशनल साइट को, मतलब कुछ मतलब एडिशनल साइट मतलब समझ रहे हैं कि एक ऐसी साइट रखते हैं जो कि डिफरेंट होती है एक्टिव साइट से। एलो मतलब अदर। तो ये जो एंजाइम होते हैं इनको एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं, और इसमें कुछ याद करने वाले ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आए होंगे, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और जिनको मतलब कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं कि मतलब क्या ही बताऊं कि मेरे पापा की क्या मतलब फैक्ट्री की दुकान, क्या पेन की फैक्ट्री है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पापा की फैक्ट्री नहीं है पेन की, हाँ, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है हो जाए, कोई पता नहीं है ना। तो ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।